हे हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ मीडिया। दोस्तों, भारत में रह रहे मीडिया ने मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों की खैर खबर नहीं ली, लेकिन आज वही मीडिया इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध को कवर करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद है। दोस्तों, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। दोस्तों, अगर हम इंसानियत की बात करें तो किसी बेगुनाह या किसी बेकसूर का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के जैसा है, और किसी बेकसूर और किसी बेगुनाह की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसा है। ये कुरान कहता है, इस्लाम कहता है। तो दोस्तों, जो लोग इस्लाम को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं और इस्लाम का हिस्सा हैं, कुरान को मानते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग उसे कंडेम करना चाहिए। अगर वही इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं या उनके उत्पीड़न की वजह बनते हैं तो ऐसी बात को हमें कभी भी सही नहीं ठहराना चाहिए। तो जो आज इजराइल और फ़लस्तीन के बीच हो रहा है, इसकी कहानी बहुत लंबी है दोस्त। इसको समझने की ज़रूरत ऐसी है कि जो हमास या फ़लस्तीन पिछले 2 दशकों से झेल रहा था, जो सह रहा था, वो आज इजराइल सह रहा है, झेल रहा है। ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। इसके लिए हमें अपने देश के अंदर भाईचारे को खराब करने की जरूरत नहीं है। आज इजराइल के साथ बहुत सारे देश एकजुट होकर खड़े हैं। सितंबर 2023 में नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में एक नक्शा लेकर गए जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और गोलान हाइट्स को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया। तब दुनिया ने फिलिस्तीन के हक के बारे में क्यों नहीं सोचा? पूर्व मंत्री मुस्तफा बरगूती ने एक सवाल पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है जो रूस के कब्जे के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन यहां तो वह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। Jordan, Israel to Europe. पिछले 2 दशकों से फलस्तीन उत्पीड़न का शिकार रहा है और फलस्तीन के सपोर्ट में पिछले 2 दशकों से उतने लोग साथ में नहीं आए जितने कि आज इजराइल के साथ में खड़े हैं। यह हम मानते हैं कि जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन इसको भी सही ठहराया जाना गलत होगा कि इजराइल के समर्थन में आज दुनिया के ज़्यादातर देश खड़े हैं। अगर आज हम सऊदी अरब की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या ईरान की बात करें जो फ़लस्तीन के समर्थन में है, जिनका ये कहना है कि फ़लस्तीन के ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, उसको एक टेबल पे लाने की ज़रूरत है, जैसा कि सऊदी अरब ने किया है, कि उसको भी पहले समझने, इन सारी चीज़ों को करने से पहले, इन बातों को करने से पहले हिंसा को रोके जाना बहुत ज़रूरी है। इस युद्ध का रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसानियत ऐसे मुहाने पे, ऐसे कगार पे आकर खड़ी हो जाएगी कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर हम इस हिंसा को नहीं रोक पाते हैं तो हम 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है कि गाज़ा पट्टी पर जो लोग हमास के नाम पर आतंकवादी संगठन में बदलकर उनकी रेंज तक पहुंच गए, उसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं? इजराइल को क्या इस चीज़ की खबर नहीं थी? इजराइल में पिछले दिनों नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर थे। उनके बनाए जाने वाले कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर थे, यानी कि वहाँ की सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर आ चुके थे। लेकिन आज इस फ़लस्तीन और इजराइल के बीच होने वाले युद्ध की वजह से उन लोगों ने एक बैठक बुलाई है इजराइल में, जिसके अंदर अपोजिशन भी शामिल है और जो मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले दिनों इजराइल की सत्ता के खिलाफ जो लोग सड़क पर थे, आज वो इजराइल के समर्थन में हैं, उनकी पॉलिसीज के समर्थन में हैं। तो इसको भी समझना होगा दोस्तों। अब हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है, अमेरिका ने समर्थन किया है और यूरोपियन कंट्रीज ने समर्थन किया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखा जाना भी गलत होगा। इस चीज़ को ऐसे समझने की ज़रूरत है। फिलिस्तीन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है ताकि लोग बट जाएं, ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन वहां फिलिस्तीनी ईसाई भी रहते हैं, फिलिस्तीनी मुसलमान भी रहते हैं। फिलिस्तीन का सवाल अपनी ज़मीन का सवाल है, अपने देश का सवाल है। उन्हें अब तक उनका देश नहीं मिला, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
आप चाहें तो अल जजीरा पर स्टैनली कोहेन का लेख पढ़ सकते हैं, जो खुद भी यहूदी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के वकील हैं। स्टैनली बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न केवल सशस्त्र संघर्ष को मान्यता दी गई है, बल्कि इसे स्वीकार भी किया गया है कि उपनिवेश बनाने वाली शक्तियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जायज तरीका है। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए हथियारबंद संघर्ष और युद्ध को स्वीकार किया गया है। 1949 के जिनीवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अनुसार हथियारबंद संघर्ष को उन लोगों के हक के रूप में स्वीकार किया गया जिनकी जमीन पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने तो अस्थायी तौर पर भी किसी भी देश को सैनिक ताकत के इस्तेमाल से कब्जे को गलत माना है। इस लेख में कोहेन दिखाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने उन लोगों के संघर्ष को मान्यता दी है जिनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है। कई दिनों तक इसे लेकर संदेह जाहिर किया जाता रहा कि साफ साफ सशस्त्र संघर्ष को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन 3 दिसंबर 1982 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने एक प्रस्ताव पास कर इस संदेह को दूर कर दिया और अपने भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष को भी वैध मान लिया गया। इस लेख में स्टैनली कोहेन दिखाते हैं कि कैसे इस मान्यता का इस्तेमाल यूरोप से आकर फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदियों ने गलत तरीके से किया और वहां के लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हमास से पहले फिलिस्तीन ने लंबे समय तक बातचीत का ही रास्ता अपनाया। वो बातचीत क्यों बंद हुई, किसके कारण बंद हुई? अमेरिका और यूरोप के नेताओं के साथ साथ नेतन्याहू को भी जवाब देना चाहिए। इस घटना ने अरब देशों को भी अलग से पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया है। हमास के हमले के बाद सऊदी अरब का बयान अमेरिका और यूरोप के देशों से काफी हटकर है। तो अगर आज हम इसको किसी धर्म के चश्मे से देखेंगे तो हम अपने ही देश के अंदर डिफरेंसेस पैदा कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम अपने ही देश के अंदर भाईचारे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसको किसी भी धार्मिक मुद्दा बनाने से पहले ये समझने की जरूरत है कि जो आज इजराइल या फलस्तीन के बीच में हो रहा है वो 2 दिन पहले की बात नहीं है। ये पिछले 2 दशकों से होता चला आ रहा है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, हजारों लाखों लोग मारे गए हैं। मरना किसी का भी हो, वो किसी एक परिवार को उजाड़ता है, खत्म करता है। उसको किसी भी चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए कि इजराइल जो कर रहा है फलस्तीन के खिलाफ वो सही कर रहा है और जो फलस्तीन इजराइल के खिलाफ कर रहा है वो सही कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही कहा था कि आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस तरीके से तो क्या होगा, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने विवेक से, अपने धैर्य से आप समझिए कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ को, देश विदेश की खबरों को अपने देश के अंदर कैसे स्प्रेड करें, कैसे फैलाएं, उनको अपने घरों तक, अपने दोस्तों यारों के बीच में कैसे शेयर करें। ऐसे शेयर करें कि अवेयरनेस बनी रहे, ना कि डिफरेंसेस बन जाएं लोगों के बीच में। चूंकि ये हमारी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खबरों को खबरों की तरह से लें, ना कि उसको पर्सनल ले लें। तो दोस्तों, ये थी आज की इजराइल और फलस्तीन के बारे में एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट, जिसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह की देश विदेश की खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं इश्तियाक, अपना ख्याल रखिए।